हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज मैं आपको एक सिंपल टॉपिक पे वीडियो बताने जा रहा हूँ। ये मेरे को किसी की रिक्वेस्ट आई थी और गोचर के बारे में वो जानना चाहते हैं कि गोचर चंद्र कुंडली से लगाया जाए या लगन कुंडली से लगाया जाए। तो ये थोड़ा सा एक विस्तार का टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड इस पर डिस्कशन हो तब ये कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट समाप्त करके जो बेसिक चीज़ें हैं गोचर की वो आपको बताऊंगा, ताकि जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी आपकी प्रेडिक्शंस की और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जिस समय ये वीडियो अपलोड होगी 2022 आ चुका होगा ऑलरेडी, तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, और आशा करता हूं कि 2022 आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, गोचर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत ध्यान से इसको आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि ये रूल्स जब आप याद कर लेंगे फिर आप किसी कुंडली पे प्रेडिक्शन करते हैं तो वो प्रेडिक्शन आपकी बहुत हद तक एक्यूरेट साबित होगी। पहला रूल इसमें ये होता है दोस्तों कि बृहस्पति देव और शनि देव, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये गोचर में जो मूव करते हैं लंबे समय के लिए रहते हैं एक एक राशि में। बृहस्पति देव 1 साल के लिए रहते हैं, शनि देव 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होकर जब किसी भाव को एक्टिवेट करेंगे, किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि दोनों की दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि 7th भी हो सकती है, 5th जैसे गुरुदेव की होती है, लेकिन कंबाइंड दृष्टि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्टिवेट होगी, वो होनी बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी इवेंट जो है वो हैपन नहीं होती है दोस्तों। विदाउट द कंसेंट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। ये एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, उनकी बुक्स में भी आपको ये रेफरेंस मिल सकता है, जिसको वो डबल ट्रांजिट कहते हैं। KN राव सर की बुक्स में आप अगर आप पढ़ेंगे, उनकी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन उनकी जो बुक्स हैं बहुत एडवांस लेवल की हैं दोस्तों। इसलिए आपको बेसिक्स प्लस जो फर्स्ट एडवांस कोर्स होता है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, वरना वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। तो डबल ट्रांजिट इसमें काम करता है। और दूसरा आपको ये याद करना पड़ेगा इसमें कि बृहस्पति देव जब गोचर में मूव करते हैं तो आपको कुछ देते हैं, चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, चीज़ों की ग्रोथ करते हैं। और जब बृहस्पति देव किसी प्लैनेट को एक्टिवेट कर देंगे किसी रिजल्ट को देने के लिए, तो सैटर्न शनि देव जो है उस पर अपनी स्टैंप लगाते हैं और फिर वो जो इवेंट है वो हैपन हो जाती है। तो बृहस्पति देव का गोचर पहले आपको स्टडी कर लेना है, कहाँ पे मूव कर रहा है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, किस घर को एक्टिवेट वो कर रहे हैं, सारी डिटेल्स होती हैं बहुत। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत विस्तार का टॉपिक है, इस पे इतना जल्दी एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। अगर ये आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पहली कंफ्यूजन बहुत लोगों को ये होती है कि गोचर चंद्रमा से लगाएं या लगन कुंडली से लगाएं। तो देखिए, पहला रूल यहाँ पे ये होता है कि गोचर चंद्रमा से आपको लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से गोचर जब आप लगाते हैं, चंद्र कुंडली से आप जब गोचर लगाते हैं तो 70 to 80% वो ठीक बैठता है, और 20% आपको लगन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। दोनों जगह आपको सेम गोचर लगाना पड़ेगा, और दोनों इवेंट्स को एक साथ जो जो हाउस एक्टिवेट हो रहे होंगे, कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे होंगे, सबको एक साथ लिखना पड़ेगा। फिर एक फाइनल ट्यूनिंग करके जिसको कहते हैं, फिर आपको रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके अपने सामने आ जाएगा, आपके पास अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो लगन कुंडली पे भी आपको लगाना है, चंद्र कुंडली पे भी लगाना है, लेकिन पहले चंद्र कुंडली पे आप लगाएंगे 70-80% उसका रिजल्ट मिलता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बृहस्पति देव जब गोचर में मूव करते हैं क्या क्या चीजें उसमें आपको देखनी है। छोटा सा एग्जांपल है,
किसी की धनु राशि है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी की धनु राशि है और चंद्रदेव यहाँ पे प्लेस्ड होंगे, ये उनकी लगन कुंडली बन जाएगी और ये उनकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। छोटा सा लिख देते हैं, इनकी लगन कुंडली अलग है लेकिन चंद्र कुंडली से मैं आपको कुछ टेक्निक जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इनके शनिदेव यहाँ है, कुंडली की मैं पूरी अभी प्लैनेट्स लिख रहा हूं। मंगल देव यहाँ है, मंगल देव वक्री हैं, 2 3 4, यहाँ पे सूर्य देव हैं, केतु देव हैं, यहाँ राहु देव हैं, यहाँ शुक्र देव हैं और बुध देव भी हैं साथ में, और यहाँ पे बृहस्पति देव हैं। 6 खाली है, 7 और 8 में कोई प्लैनेट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 प्लैनेट्स और 2 छाया ग्रह मिलके 9 हमारे प्लैनेट्स हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुंभ राशि में अभी बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। अब मैं इसको एक डिफरेंट ढंग से आपको बता रहा हूँ, पहले मैं दशा अंतर दशा नहीं देख रहा हूँ, वो आपको कैसे देखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ सीधा आ रहा हूँ बृहस्पति देव के गोचर पे। बृहस्पति देव अभी गोचर में, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। बृहस्पति देव गोचर में, ये बृहस्पति देव गोचर में अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। तो यहाँ क्या टेक्निक आपको लगानी होती है, बृहस्पति देव आपको चंद्र कुंडली से देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट्स को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे दृष्टि पड़ रही है इनकी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति देव की, जो 5वीं दृष्टि है, ये सूर्य देव को एक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और रूल है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि जो होती है दोस्तों, 7th एस्पेक्ट जो होता है 180 डिग्रीज का, जैसे बृहस्पति देव बिल्कुल सामने यहाँ दृष्टि डालेंगे, वो पूर्ण दृष्टि गिनी जाती है और इसका पूर्ण फल भी मिलता है। 5वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि नहीं होती है क्योंकि इनको एक एडिशनल दृष्टि दी गई है बृहस्पति देव को ऋषि पराशर द्वारा, तो उसका रिजल्ट कुछ कम होता है। 9वीं दृष्टि जो होती है उसका रिजल्ट भी कुछ कम होता है, लेकिन पूर्ण दृष्टि का रिजल्ट 100% होता है दोस्तों, बिल्कुल सामने से जब कोई प्लैनेट देखता है। तो यहाँ सूर्य देव को एक्टिवेट कर रहे हैं बृहस्पति देव, गोचर के बृहस्पति देव ने सूर्य देव पर दृष्टि डाली और बृहस्पति देव पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। साथ में केतु देव भी यहाँ सूर्य देव के साथ है, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 2 प्लैनेट्स जो हैं गोचर में बृहस्पति देव ने एक्टिव कर दिए हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब गोचर के बृहस्पति मूव करेंगे, जिस प्लैनेट पे वो दृष्टि डाल देते हैं वो प्लैनेट जागृत हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है गोचर के बृहस्पति देव से कि आपको कुछ मिलने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी उस चीज की नींव जो है वो रख दी है, आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा तब जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के जो स्वामी हैं उन तीनों से इनका कोई रिलेशन बनेगा। वो अभी मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए अब इनकी फॉर एग्जाम्पल दशा चल रही है अभी चंद्र में, शनिदेव में चंद्र। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी का चार्ट है ये। तो यहाँ देखिए सूर्य देव को पहले देख लेते हैं। सूर्य देव को एक्टिव किया है बृहस्पति देव ने, तो सूर्य देव कुछ रिजल्ट देने की क्षमता यहाँ रखेंगे क्योंकि परमिशन मिली है बृहस्पति देव से कि आपको कुछ रिजल्ट देना है। लेकिन रिजल्ट तभी मिलेगा दोस्तों जो प्लैनेट एक्टिवेट होगा कुंडली में गोचर के बृहस्पति देव द्वारा,
उसका संबंध इन तीनों के स्वामियों से होना बहुत आवश्यक है। जब तक इन तीनों से उसका संबंध नहीं होगा, इवेंट हैपन नहीं होगी, इवेंट जो है वो घटित नहीं हो पाएगी। संबंध कैसे हो सकता है? संबंध नक्षत्रों के द्वारा हो सकता है, राशि एक्सचेंज के द्वारा हो सकता है, दृष्टि के द्वारा हो सकता है, युति के द्वारा हो सकता है। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन संबंध जब तक नहीं होगा तब तक इवेंट हैपन नहीं होगी। ये रूल आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले सूर्य देव को एनालाइज करते हैं। सूर्य देव महादशा लॉर्ड चंद्र देव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी, महादशा लॉर्ड को सूर्य देव ने एक्टिव कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन, सूर्य देव का शनि देव से भी कुछ संबंध होना बहुत आवश्यक है। जब तक संबंध नहीं होगा, वो जो इवेंट है उसका रास्ता जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो शनि देव से सूर्य देव का किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पे मैंने नक्षत्र यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन सूर्य देव का नक्षत्रों से भी शनि देव से कोई भी रिलेशन नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम सूर्य देव को और आगे एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई इवेंट अगर हैपन होने वाली है तो सूर्य देव उसमें रोल नहीं प्ले करने वाले हैं। अब सेकंड प्लैनेट बृहस्पति देव, कुंडली के बृहस्पति देव पर भी गोचर के बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली है। तो ये भी अब जागृत अवस्था में है, कुछ देना चाहते हैं। क्या मिलने वाला है ये थोड़ा सा भी डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली के बृहस्पति देव महादशा लॉर्ड से कोई रिलेशन बना रहे हैं। जी हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 महादशा लॉर्ड चंद्रदेव हैं, उन पे गुरुदेव की पंचम दृष्टि है। तो पहला, फिर से मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया। दूसरा, बृहस्पति देव इस जातक की कुंडली में शनि देव के नक्षत्र में है। नक्षत्र मैंने नहीं लिखे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक स्क्रीनशॉट खींच के कुंडली की आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तो शनि देव को भी बृहस्पति देव ने एक्टिव कर दिया है, इवेंट होने वाली है। और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड चंद्रदेव हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि महादशा लॉर्ड भी हैं, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी हैं। तो बृहस्पति देव ने पूर्ण रूप से उनको जागृत कर दिया है दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि चंद्र कुंडली से बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव एक्टिव हुए हैं, जागृत हुए हैं गोचर के बृहस्पति द्वारा, कौन से भाव के स्वामी हैं, उसी भाव से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए लग्न लॉर्ड भी हैं, क्योंकि चंद्र लग्नेश बृहस्पति हैं यहाँ पे, और चंद्र लग्नेश के स्वामी, ये एक रूल है, आप याद कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, और बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी टेक्निक्स को ढूंढना, क्योंकि बहुत अच्छे जो ऑथर्स होते हैं वही इन टेक्निक्स को जानते हैं और अपनी बुक्स में मेंशन करते हैं। चंद्र लग्नेश जो भी हो कुंडली में, अगर वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल दे, जैसे इस कुंडली में दिख रहा है आपको, चंद्रमा धनु राशि में है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और वही बृहस्पति देव स्वामी बनकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक शुभ योग होता है दोस्तों। जब दोनों की दशा अंतर्दशा चलेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चंद्र को यहाँ बल मिल जाता है। जो चंद्रमा राहु देव से यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, यहाँ राहु देव से पीड़ित वो नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज दोनों बहुत दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी चंद्रदेव को बल मिल रहा है, क्योंकि उसके जो स्वामी हैं, चंद्रमा जिसकी राशि में है उसके जो स्वामी हैं वो उनको देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो बहुत सी चीजें इसमें निकल कर आती हैं और प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो देखिए लगन एक्टिवेट हो गया, और लगन एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि इस जातक को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि लग्नेश एक्टिवेट हो गया। दूसरा, 4th हाउस एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 12 नंबर राशि बृहस्पति देव की है, वो चौथे घर में आ रही है। तो दो चीजें आपके सामने निकल कर यहाँ आ गई हैं दोस्तों। लग्नेश मतलब इस जातक को स्वयं कुछ मिलेगा, और 4th हाउस
तो फोर्थ हाउस से क्या मिल सकता है, 30 साल इनकी आयु है। अगर कुंडली देखे बिना आप आयु कैसे बता सकते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है, लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन एक सिंपल ढंग से आपको बताता हूँ। तो बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे हैं वो, और जब वो बेसिक्स सीखते हैं और थोड़ा सा एडवांस लेवल अगर मैं बीच में बताना स्टार्ट कर देता हूँ तो फिर उनको वो समझ नहीं आता है, और एज अ रिजल्ट वो मेरे को मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि ये चीज़ उनको समझ नहीं आई है। तो इसीलिए बहुत सिंपल ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। कुंडली के शनिदेव आपको देखने हैं कहाँ प्लेस्ड हैं। कुंडली के शनिदेव 10 नंबर राशि में प्लेस्ड हैं। तो यहाँ से आपको देखना है गोचर के शनिदेव कहाँ प्लेस्ड हैं। तो गोचर के शनिदेव अभी 10 नंबर राशि में ही प्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है, 30 वर्ष आयु इस जातक की होनी चाहिए। शनिदेव से आप देख सकते हैं जातक की आयु कितनी होगी, क्योंकि 30 साल में शनिदेव एक पूरा चक्र अपना पूरा करते हैं। तो यही मान लीजिए अगर शनिदेव जब कुंभ राशि में आ जाएंगे अप्रैल में, तो ये जातक 30 साल पार कर लेंगे। 31वां साल इनको 31 साल के हो जाएंगे, फिर 32, फिर 33, ऐसे ही ये मूव करता है। तो किसी की भी आयु आपको देखनी है। लगन के शनिदेव आप देखिए कौन सी राशि में है, फिर गोचर के शनिदेव आप देखिए अभी कहाँ पे चल रहे हैं। अगर उससे पीछे हैं तो आयु कम होगी, उससे आगे हैं तो आयु ज्यादा होगी। लेकिन इसमें मिस्टेक होने का एक क्या चांस रहता है दोस्तों, कि हो सकता है इस व्यक्ति ने शनिदेव का एक चक्कर पार कर लिया हो, इनकी आयु 60 वर्ष भी हो सकती है। तो ये एक सिंपल ब्रॉडर मेथड होता है देखने का। और 60 वर्ष कैसे पता चलेगा, इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, वो कुछ डीप कैलकुलेशन है, यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये बेसिक है, आप इसी को सीख सकते हैं, इससे आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपकी निकल आएंगी। 30 साल व्यक्ति की आयु है, तो अभी क्या मिल सकता है उनको, 4th हाउस एक्टिवेट है, चौथा घर, मकान मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है क्योंकि ये राइट एज है अभी। 4th हाउस से और क्या मिलता है, व्हीकल मिल सकती है कोई, बिल्कुल राइट एज है, व्यक्ति गाड़ी ले सकता है या किसी तरह की और कामना जो होगी उनकी। 4th हाउस एजुकेशन का होता है, तो 30 साल में एजुकेशन पे जो ब्रेकिंग है वो नहीं जाएगी, एजुकेशन से इस पीरियड में कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। तो दो ही चीजें यहाँ मिलने की उम्मीद है, प्रॉपर्टी या व्हीकल, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गोचर के बृहस्पति देव ने परमिशन दे दी है लगन कुंडली के बृहस्पति देव को, उनके चौथे भाव को एक्टिवेट भी कर दिया है कि अब उस चीज को मिलने का समय आ चुका है। तो समय डिसाइड करता है कारक, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार लास्ट वीडियो में भी, 2-3 पहले वाली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कारक अच्छे से आप याद कर लीजिए, हर भाव का कारक, हर रिलेटिव जो आपके रिश्तेदार हैं उनके कारक कौन होते हैं, हर भाव से और कितनी कितनी चीजों के कारक देखे जाते हैं। जैसे 4th हाउस मैंने बताया प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के कारक मंगल देव, व्हीकल तो व्हीकल के कारक शुक्र देव, और 4th हाउस में माता के कारक चंद्रदेव। तो यहाँ पे अभी 2 चीजें मैंने आपको बता दी, तो हमें कारक देखने हैं। पहले हम देखेंगे मंगल देव। अब कारक के लिए भी सेम यही रूल एप्लीकेबल होगा, जब तक कारक इन तीनों स्वामियों से कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे कुंडली में, तब तक वो इवेंट जो है हैपन नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ देखिए पहले मंगल देव को देखते हैं। मंगल देव किसी भी तरह से चंद्रदेव से कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं, चंद्रमा महादशा लॉर्ड है, नक्षत्रों में भी मंगल देव का चंद्रमा से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी वाली बात यहाँ पे नहीं आप आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि महादशा लॉर्ड से ही कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो और आगे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारक है यहाँ पे शुक्र देव, जो कि व्हीकल्स के कारक है, वाहन के कारक माने जाते हैं।
अब शुक्र देव को एनालाइज करते हैं। तो पहले शुक्र देव का महादशा लॉर्ड से कोई रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए शुक्र देव का चंद्रमा से कोई दृष्टि संबंध नहीं है, कोई युति संबंध नहीं है, लेकिन चंद्रमा की राशि में है वो। तो ये रूल मैंने आपको बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हर प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, राशि से, नक्षत्रों से, युति से, दृष्टि से। तो यहाँ देखिए चंद्रमा की राशि में होने की वजह से ये कनेक्ट हो गए हैं महादशा लॉर्ड से। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरा, अंतरदशा लॉर्ड से भी शुक्र देव को कनेक्ट होना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। तो शुक्र देव की पूर्ण दृष्टि शनि देव ऊपर पड़ रही है, जो इस समय अंतरदशा लॉर्ड है इस जातक के लिए। तो यहाँ भी मैं टिक लगा लेता हूँ। और तीसरा, चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो चंद्रदेव ऑलरेडी एक्टिवेट है दोस्तों। तो यहाँ से अब एक क्लियर इंडिकेशन आपके सामने आ गई कि वाहन मिलने का योग जो है यहाँ पे जागृत हो गया है दोस्तों। और ये योग महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड पूर्ण रूप से दिखा रहे हैं कि ये चीज अभी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, लास्ट रूल जो और आपको लगाना है वो है डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का क्या मतलब होता है कि गोचर के शनिदेव और गोचर के बृहस्पति देव दोनों मिलकर गोचर के चंद्रमा को जब देखेंगे, वो दिन जो होता है इवेंट हैपन होती है दोस्तों। बहुत सारी कुंडलियां जब आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, इस रूल को आप अप्लाई करेंगे, तो बहुत सी कुंडलियों में ये बिल्कुल ठीक बैठेगा, बहुत सी कुंडलियों में ठीक नहीं बैठेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हो सकती है। तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कई बार ठीक नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए योग पूरा एक्टिवेट हो चुका है, समय आ चुका है गाड़ी या वाहन खरीदने का। तो ये व्यक्ति वाहन कब खरीदेगा? जब गोचर के चंद्रमा मूव करेंगे। अब देखिए उसके लिए आपको क्या देखना है, शनिदेव और बृहस्पति देव मिलके कहां कहां दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ मैं गोचर के शनिदेव लिख देता हूं। गोचर के शनिदेव अभी 10 नंबर राशि में चल रहे हैं। तो देखिए शनिदेव की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि 12 नंबर राशि पे या भाव पे नहीं पड़ेगी। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब शनिदेव की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पे, लेकिन बृहस्पति देव की भी अष्टम भाव पे कोई दृष्टि पड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ से भी इसको कैंसिल कर देते हैं। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 यहाँ पड़ेगी। और बृहस्पति देव देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? जब गोचर में चंद्रदेव तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे, गोचर के चंद्रमा आपको देखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। उस दिन जो इवेंट है वो हैपन होगी। तो ये जो जातक हैं इन्होंने मुझसे टेलीफोनिक डिस्कशन ली थी अभी बहुत दिनों पहले, और मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके इनको बताया था कि जैसे ही बृहस्पति देव गोचर में चेंज होंगे, कुंभ राशि में आएंगे, उस पीरियड में आपका कुछ नया वाहन खरीदने का योग बनने वाला है। तो 30 दिसंबर 2021 को चंद्रदेव तुला राशि में गोचर कर रहे थे, और इनका मुझे मैसेज आया था कि मैंने एक नया वाहन खरीदा है दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शंस करनी है। अभी इसमें बहुत और टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी
नहीं बताई हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बेसिक है जो आपको आराम से पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ साथ अब आपको लगन कुंडली पे भी गोचर लगा के देखना पड़ेगा। लगन कुंडली में भी कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं या कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। तो लगन कुंडली में भी लगभग सेम यही पोजीशन आएगी, क्योंकि गोचर के बृहस्पति जब चंद्र कुंडली से बृहस्पति को एक्टिवेट कर रहे हैं तो लगन कुंडली में भी करेंगे। तो लगन कुंडली में इनके 10 नंबर लगन है और बृहस्पति देव जो है 12वें घर के स्वामी हैं। तो 12वें घर के स्वामी जब एक्टिवेट होंगे तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ एक्सपेंस होने वाला है, कुछ खर्चा होने वाला है दोस्तों। और 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है और 8th हाउस क्या होता है, अचानक से कुछ सडन इवेंट जो है आपकी लाइफ में हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गोचर का थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, इसको बहुत आराम से आपको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निक्स जो है इसमें लगानी पड़ती हैं। पूरे नक्षत्र आपको याद करने पड़ेंगे, प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है। अभी मैंने इसमें D4 चार्ट नहीं लिया है। इनके D4 चार्ट में, क्योंकि हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो वर्ग चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। D4 चार्ट में हल्का सा बता देता हूँ। D4 चार्ट में इनके शुक्रदेव जो कि कारक हैं व्हीकल्स के, वो चौथे ही घर में विराजमान है दोस्तों। तो कारक और महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड प्लस गोचर के बृहस्पति और जिस प्लैनेट को वो एक्टिवेट करते हैं, ये सब मिलकर रिजल्ट देते हैं दोस्तों। सबका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक सबका रिलेशन नहीं होगा तो रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता है, इवेंट जो है वो नहीं मिल पाती है। आप वेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दशाएं चेंज होती हैं, गोचर चेंज होता है, उस समय वो इवेंट जो है वो हैपन हो जाती है। तो ये एक तरीका है देखने का, गोचर लगाने का। गोचर लगाने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट बहुत डिफरेंट तरीके से आप गोचर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चंद्र कुंडली से ही आपको गोचर लगाना चाहिए। मोस्टली अच्छे रिजल्ट्स चंद्र कुंडली से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगन कुंडली को आप छोड़ देंगे। तो दोनों कंबाइंड वे में आप लगाइए, चंद्र कुंडली से भी लगाइए, लगन कुंडली से भी लगाइए, फिर देखिए कि क्या आपके सामने रिजल्ट आता है। और कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कारक किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्या कारक भी एक्टिवेट कर रहा है महादशा, अंतरदशा और अंतरदशा लॉर्ड को। तो दोनों से जब आप कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोस्तों। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गोचर आपको दोनों चार्ट से लगाना है, लगन कुंडली से भी, राशि कुंडली से भी। भाव चलित कुंडली इसमें नहीं ली जाती है दोस्तों। भाव चलित कुंडली से किसी भी तरह से आपको गोचर नहीं लगाना है। चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, जितने भी वर्ग चार्ट है वहां पर भी आप गोचर लगा सकते हैं। D60, D30, D4, D10, D9 सब में आप गोचर जो है लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज यही विराम दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेके आएगा। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।